गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ संतोष चौबे। चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मंत्रोच्चारण करते हैं। हरि ओम। ओम सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो आज की हम लोग की जो क्लास है, ये करंट अफेयर्स की क्लास। मैं इस क्लास की शुरुआत दो पंक्तियों से करना चाहता हूँ कि जीवन की गहराइयों में अब मैं उतरने लगा हूँ। जीवन की गहराइयों में अब मैं उतरने लगा हूँ। इंसान था मैं, अब मशीन बनने लगा हूँ। इंसान था मैं, अब मशीन बनने लगा हूँ। दोस्तों, जब आप समझदारी की बातें करने लगते हो तो लोग यही कहते हैं कि आप परिपक्व हो रहे हो। यू आर बीइंग मैच्योर। लेकिन मैं बताऊं कि जब आप समझदारी की बातें करने लगते हो, मतलब यू आर नाउ एबल टू पुट द लॉजिक। आप अब तर्क विवेक के माध्यम से निर्णय करते हो, न कि इंट्यूशन अर्थात आत्मबोध के माध्यम से। चलिए, ये तो दुनिया है, जिंदगी है। इंसान समय के साथ में मशीन तो बन ही जाते हैं जब उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी बुद्धि, उनका विवेक सब एक ही चीज पर आकर केंद्रित होता है। वह है सेल्फ सेंट्रिज्म अर्थात आत्म केंद्रिता। लेकिन आप इसको क्या कहोगे कि जब मशीनें इंसान बन जाएं, उनके अंदर प्रेम की भावना आ जाए, उनके अंदर तर्क आ जाए, उनके अंदर यादाश्त करने की क्षमता हो जाए और वो घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने लग जाएं। आज की हम लोग की जो करंट अफेयर्स की क्लास है, हम लोग यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। आप समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धि से संबंधित प्रश्न। तो आइए आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लोगों का। तो यह आपके स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न क्वेश्चन है कि भारत के किस संस्थान के द्वारा अभी हाल में पहली बार नैतिक नियम के मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए गए। Which organization of India has issued ethical code of conduct as guiding principles? चार विकल्प आपके पास हैं। लोकसभा नियम समिति, बी चुनाव आयोग, सी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि इंसानों का मशीन बनना तो एक बात है, लेकिन मशीनों को अगर इंसान बना दी जाए तो आप समझ सकते हो कि हम लोग की जो ज़िंदगी है, हम लोगों का जो जीवन है, वो किस प्रकार से बदल जाएगा। और ऐसी शुरुआत आज के एक जो है आज के लगभग 50 साल पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 1950 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था अल ट्यूरिंग। वह आपके कंप्यूटर साइंस के वैज्ञानिक थे। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का पहला जो फुल कंप्यूटर बना, जो कंप्लीट कंप्यूटर बना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर्स का नाम ENIAC था। 1945 में 1945 में दुनिया का पहला कंप्यूटर आ गया था और 1950 में एल ट्यूरिंग नाम के वैज्ञानिक ने एक टेस्ट इजाद किया। उनकी सोच यह थी कि मानव आखिर चीजों को कैसे याद करता है, मानव आखिर किस प्रकार से वह पुरानी यादों के सहारे कैसे निर्णय ले लेता है।
तो उन्होंने इसका स्टडी करते हुए उन्होंने एक टेस्ट बनाया कि अगर मशीनें इस टेस्ट को पास कर जाती हैं, कंप्यूटर इस टेस्ट को पास कर जाता है, तो मान लिया जाएगा कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1955 में 1955 में इस शब्द को प्रयोग करने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आपका मैकार्थे। तो मैकार्थे ने 1955 में जो कंप्यूटर के द्वारा खुद से सोच समझ कर निर्णय लिया जाए, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है अल ट्यूरिंग ने दिया था और उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। उसके लिए कुछ शब्द गढ़ा, जिस शब्द का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। आज कृत्रिम बुद्धि से मैं समझता हूं कि बच्चा बच्चा परिचित है। आप यदि एंड्रॉयड सिस्टम का प्रयोग कर रहे हो और वहां पे जैसे कहते हो एलेक्सा प्लीज ओपन माई म्यूजिक, तो एलेक्सा जो है वो म्यूजिक को ओपन कर देता है। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिरी प्लीज ओपन द साइड स्क्रीन ऑफ माई कार, मेरे कार के साइड स्क्रीन को खोल दो, तो वह साइड स्क्रीन खोल देता है। तो ये सब क्या है, ये आपकी यह है कि ये है आपको उनको दिया गया एक कृत्रिम बुद्धि। अब देखो कृत्रिम बुद्धि का मतलब क्या है, मतलब यह है कि जैसे मानव किसी घटना को देखता है और देखने के बाद वो घटना को याद कर लेता है। क्या क्या मशीनें ऐसा कर सकती हैं क्या कि एक बार उनके सामने जो घटना गुजर जाए उस घटना को याद कर लें, उनके पास जो है इस प्रकार की मेमोरी अपने आप डेवलप हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर वही याद करता है जो हम उसको प्रोग्रामिंग देते हैं, जो हम फाइल सेव कर लेते हैं। और दूसरी बात है कि क्या कंप्यूटर अपने आप से निर्णय ले सकते हैं क्या, क्या उनके पास खुद से निर्णय लेने का की क्षमता है क्या। तो इसके लिए मानव बुद्धि, मानव मस्तिष्क का कंपैरिजन करके कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डेवलप किए गए और इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि जो अल ट्यूरिंग ने जो बनाया आपका, जो उन्होंने टेस्ट बनाया कि अगर मशीनें टेस्ट पास कर जाएगी तो माना जाएगा कि मशीनें मानव तरह सोच रही है। हालांकि आज तक कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसने अल ट्यूरिंग के इस टेस्ट को पास किया हो। अब यहाँ पे सवाल आ गया कि अभी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित भारत की एक संस्था ने। उस संस्था का नाम क्या है, मैंने आपसे प्रश्न में यह पूछा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी भारत की जो एक्सपेरिमेंटल दवाएं बनाती हैं, जिसकी सबसे बड़ी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, अर्थात भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 1911 में इस संस्था की स्थापना की गई थी और इस संस्था के द्वारा ही भारत में जो दवाएं होती हैं, जो आपके वैक्सीनेशन के प्रोग्राम होते हैं या जो उस पर रिसर्च होता है, इन सारी को वो फॉर्मेट भी करती है और उसको साथ ही साथ मॉनिटर करके उसको कोऑर्डिनेशन का काम भी इसी के माध्यम से किया जाता है। इसी के माध्यम से किया जाता है। 1911 ईस्वी में इसका जो नाम था वह था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। बाद 1948 में इसका नाम बदल कर दिया गया इंडियन काउंसिल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो अभी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने एक गाइडलाइन जारी किया और ये पहली प्रकार का गाइडलाइन है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेडिकल साइंस में यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं और चूंकि मशीनें जो है खुद से उस प्रकार से निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो हमें इस जवाबदेहिता को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि अधिक से अधिक वह जो है वह पेशेंट फ्रेंडली हो। नंबर 3 इस प्रकार की चीज़ें लाई जाए जिससे कि मानव को किसी प्रकार का कोई भी मानव को जो है वो एक फीलिंग टच हो, क्योंकि मतलब एक इमोशनल टच मानव को मिले। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि देखो, जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर अगर मशीन की तरह का इलाज करता है तो यू आर नॉट गोइंग टू बी गुड, यू आर नॉट गोइंग टू बी वेल वेरी सुन। लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपको एक इंसान और भगवान की तरह जब से ट्रीट करने लगता है तो गेटिंग वेल, योर चांसेस ऑफ गेटिंग वेल इज़ वेरी हाई, आपके सही होने के चांस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से यह पहला जो क्वेश्चन था कि भारत की किस संस्था के द्वारा अभी हाल में पहली बार नैतिक नियम के मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान, भारतीय
आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो यह हो गया इंडियन मेडिकल इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। मैं इस चैप्टर संबंधित आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो सुनो, आपको इसको नोट करने के लायक बातें होंगी। सबसे पहली बात कि मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आज की दुनिया में जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो सबसे पहली बात यह है कि किसने इस टर्म को पहली बार यूज किया, तो इस शब्द का प्रथम प्रयोग करता, फर्स्ट पर्सन टू यूज दिस टर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकार्थी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के मैकार्थी के द्वारा पहला हो गया। दूसरा यह हो गया कि इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार किसने दिया, इसकी अवधारणा किसने दिया, तो इसकी अवधारणा देने का काम जो है वह किया है अल ट्यूरिंग ने। ट्यूरिंग नाम के साइंटिस्ट ने, और इससे संबंधित है ट्यूरिंग टेस्ट जो है इसे संबंधित है। और मैं बताना चाहूंगा कि मैकार्थी ने 1955 में इस शब्द का प्रयोग किया और इसकी अवधारणा 1950 में अल ट्यूरिंग ने दी थी। लेकिन चूंकि इस पर काम सबसे अधिक मैकार्थी ने किया, इस कारण से मैकार्थी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहते हैं। और मतलब हो गया कि मशीनों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि मशीनों का मानव की तरह सोच समझकर निर्णय लेना, मानव की तरह बीती घटनाओं को याद करना। और आज संपूर्ण दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाने लगा है। तो मेडिकल साइंस में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। और इस कारण से भारत की जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, उसने एक गाइडलाइन जारी कर रखी है कि आप जब इसका प्रयोग करें तो आपको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि S&P ग्लोबल के द्वारा वर्ष 2023-24 के भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि के दर का क्या अनुमान लगाया गया है। What is the estimation of growth of Indian economy in 2023-24 by S&P Global? 4 विकल्प है। A है 6%, B है 6.5%, C है 6.9%, D है 7%। आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो फाइनेंशियल क्षेत्र में क्या करती है, अनुमान लगाने का काम करती है। और वह साथ ही साथ वह वित्तीय क्षेत्र के बारे में वह एस्टिमेशन और एनालिसिस, मतलब उसका अनुमान के साथ साथ वह विश्लेषण का काम भी करती है। तो यह स्टैंडर्ड एंड पुअर नाम की जो कंपनी थी, यह 1888 में अमेरिका में इस कंपनी को खोला गया था। और यह कंपनी जो है इस क्षेत्र में कार्य करती है। तो S&P या जो स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपनी है, अमेरिका ग्लोबल कंपनी, इसने भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान लगाया। मैं बताना चाहूँगा कि 2022-23 का अनुमान था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो 6% की दर से बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था बढ़ने मतलब यह है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट
विद इन वन फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में जो वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद भारत का कितना बढ़ेगा, मतलब कि भारत की जो जियोग्राफिकल सीमा है इसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो वस्तु सेवाओं का जो उत्पाद है इसमें कितनी वृद्धि होगी। तो 2022-23 के लिए इस अनुमान लगाया था 6%, और 2023-24 का भी इसका अनुमान है कि भारत की जो जीडीपी है वो इतनी ही बढ़ने वाली है, 6% बढ़ेगी। और लेकिन आगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इसने बड़ा ही मैं कहूँगा ऑप्टिमिज्म जाहिर किया है, बड़ा ही आशावादी है। और इस संस्था का यह कहना है कि अगर हम बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2024-25 और 2025-26 में और उछाल मारेगी और यह 6.9% के आसपास आ जाएगी। अर्थात अगर इस संस्था को हम विश्वास करें तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगा। ठीक, एक बार मैं फिर से आपको एक बार वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, there is a company by the name of S&P Global, and this company works in the field of estimation and analysis of economy of the world and financial institutions। जो दुनिया के वित्तीय संस्थाएं हैं और देश हैं उसके वित्तीय आकलनों और उसके विश्लेषण का कार्य करती है S&P ग्लोबल नाम की अमेरिका के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इफ वी बिलीव ऑन इट्स रिपोर्ट, यदि हम इसके रिपोर्ट पर विश्वास करें, देन इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू प्रोग्रेस इन कमिंग ईयर्स, बट द इंडियन इकोनॉमी is not going to change in 2023-24। भारत की अर्थव्यवस्था में आगे जो है वो उछाल आएगा, सुधार आएगा, लेकिन 23-24 में अर्थव्यवस्था में कोई सुधार की बात उसने नहीं की। उसने कहा जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था में 6% का ग्रोथ रेट देखा गया 2022-23 में, यही 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में भी इसी प्रकार का ग्रोथ रेट रहेगा। तो आपका यहाँ पर जो है कि S&P ग्लोबल के द्वारा वर्ष 2023-24 के भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया गया है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 6%। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप लोग याद रख लो इसको, कि यदि हम बात करेंगे तो यह 6% अनुमान लगाया है वर्ष 2023-24 का, और 2022-23 का भी इसका अनुमान यही था, मतलब कोई इसमें चेंज नहीं है। लेकिन इसने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2024-25 और फिर 2025-26 में इसने अनुमान लगाया है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा वो रहेगा 6.9%। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और ये परीक्षा के हिसाब से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। S&P ग्लोबल के द्वारा वर्ष 2023-24 की भारत की व्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 6% लगाया गया है, लेकिन जब 24-25 पूछा जाएगा आपसे या 25-26 पूछा जाएगा तो आपका यहाँ पर आंसर होगा 6.9%। अब आइए चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अमेरिका के किसी राज्य की सहायक पुलिस अधिकारी बनने वाली भारतीय मूल की प्रथम एशियाई महिला बन गई हैं? Who of the following has become the first Asian woman of Indian origin to be the assistant police chief of any of the American states? A है मनमीत कोलन, B है मनप्रीत सिंगर, C है सानिया बरार और D है इनमें से कोई भी नहीं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, अमेरिका दुनिया की अगर बात करोगे तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य है, और ये अगर हम बात करें तो दुनिया की जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, अगर हम उसके सेहत की बात करें तो उस सेहत के आधार पर अमेरिका का लोकतंत्र जो है वो बहुत ही प्रगतिशील है और बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत ही स्वस्थ प्रकार का लोकतंत्र वहाँ पर है। और यही कारण है कि दुनिया के तमाम देशों के लोग जो वहाँ पे जाके काम करते हैं उनको भी बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। और ये भारत के लिए बड़े फख्र की बात है कि भारतीय मूल की एक महिला जिनका नाम है मनप्रीत कोलन, उन्हें अमेरिका राज्य का जो कनेक्टिकट है, वहाँ के न्यू हेवन सिटी है, वहाँ के न्यू हेवन सिटी का उन्हें असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर बनाया गया है। वो पहले लेफ्टिनेंट आपका मनप्रीत कोलन, और मनप्रीत कोलन को वहाँ पे प्रमोट करके वहाँ का असिस्टेंट पुलिस बना दिया गया है। उनकी बात करें तो उनका जन्म जो है उनका जन्म जो है यह मुंबई में हुआ था, और मुंबई से उनके जो परिवार के लोग हैं वो
शिफ्ट करके चले गए अमेरिका चले गए और वहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने अध्ययन का कार्य किया और उन्होंने जो प्रशासनिक सेवा है वहाँ की अमेरिका की, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रशासनिक सेवा को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब उनकी अगर बात करें तो उनका कहना है कि वह भारत की हैं और इसका उनको बहुत ही गर्व है, लेकिन वह एक ही बात जानती हैं कि ज़िंदगी में काम कहीं भी करो, लेकिन काम में आपके पास पक्षपात नहीं होना चाहिए, न परिवार के लिए, न देश के लिए, न किसी और के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम कि जो ईमानदारी है, जो काम की जो जस्टिस है, उसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। तो मनप्रीत कोलन को जो 37 वर्ष की है उनको बना दिया गया है। आपको अमेरिका के कनेक्टिकट जो राज्य है उस राज्य का जो न्यू हेवन सिटी है वहाँ का असिस्टेंट पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर उनको बनाया गया है। तो हाँ, पुलिस अधिकारी का से ज़्यादा सही शब्द है पुलिस चीफ, तो उनको वहाँ पर असिस्टेंट पुलिस चीफ बना दिया गया। और निश्चित रूप से वह भारत की नहीं, मैं बताना चाहूँगा वो एशिया की पहली ऐसी महिला है। और अश्वेत की बात करोगे तो दूसरी अश्वेत महिला हैं जिन्होंने इस पद को प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप से दिस इज़ द टाइम टू सेलिब्रेट, दिस इज़ टाइम टू फील प्राउडनेस ऑफ इंडियंस एज इंडियन। हम भारतीयों को इस पर गर्व करने की बात है। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर तीसरा जो आपका आंसर हो गया वह हो गया मनप्रीत कोलन। यह आपका आंसर हो गया मनप्रीत कोलन। आंसर हो गया मनप्रीत कोलन। और मनप्रीत कोलन को कहाँ का चीफ बनाया गया है तो मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका के कैनेटिकट राज्य और उस राज्य का एक जिला है एक प्रकार से, इसका नाम है न्यू हेवन सिटी। तो न्यू हेवन सिटी का उनको बना दिया गया है आपका असिस्टेंट पुलिस चीफ। तो उनको बनाया गया असिस्टेंट पुलिस चीफ, अर्थात सहायक पुलिस आपका मुख्य बना दिया गया है। और ये मुंबई राज्य से थी और इस समय वे अमेरिका की नागरिक हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर आपका क्वेश्चन अमेरिका से घूम कर के आ गया। अब देखो न्यूज़ तो ऐसे ही बनते रहते हैं, अब किसी राज्य कहीं से कभी न्यूज़ ज़्यादा बन जाते हैं, कहीं कम बनते हैं। अभी हाल में अमेरिका के जिस सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया था उसका अधिग्रहण किस बैंक के द्वारा किया गया? ए, रिसेंटली क्लोज्ड सिलिकॉन वैली बैंक शैल बी एक्वायर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन यूएसए? ए, अमेरिकन एक्सप्रेस, बी, लॉरेंस बैंक, सी, फर्स्ट सिटीजन बैंक और डी इनमें से कोई नहीं। आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया के जो तमाम देश हैं वो आर्थिक क्षेत्र में एक भय महसूस कर रहे थे जब 10 मार्च 2023 को अमेरिका की फेडरल बैंक जो अमेरिका है उसने यह घोषणा किया कि वह सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करने जा रही है। वह क्योंकि बैंक वो दिवालिया हो गई थी, लेकिन वहाँ पर जो लोग जिन लोगों ने पैसा जमा कर रखा था, जो जमा करता थे, उनके मन के अंदर बड़ा भय था कि उनका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अमेरिका ने क्या किया, झटपट से अमेरिका की जो है क्रेडिट भी खराब हुई और झटपट अमेरिका ने क्या किया, उसने इस बैंक को बचाने के लिए इसकी बोली लगवा दी और इसको जो है इस बैंक को खरीद लिया वहाँ के फर्स्ट सिटीजन बैंक अमेरिका की जमा पूंजी के आधार पर 16वीं सबसे बड़ी बैंक है। और उसने यह भी कहा है कि जिन लोगों के जो भी बैंक की लायबिलिटी है और जो भी बैंक में जिन लोगों का भी जमा है, जो डिपॉजिट है, उन सबको वो क्या करेगी, वो सबको सॉर्ट आउट कर देगी, सबका निस्तारण कर देगी। और इस प्रकार से अमेरिका में जो बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा, मैं कहना चाहूँगा भूचाल आ गया था, उस भूचाल को कुछ स्थिरता आ गई है, उस भूचाल में कुछ विराम से लग गया। और क्योंकि जो सिलिकॉन वैली बैंक है उस बैंक का अधिग्रहण अमेरिका के एक बैंक ने कर दिया है, इसका नाम फर्स्ट सिटीजन बैंक। चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया कि अभी हाल में अमेरिका के जिस सिलिकॉन वैली बैंक को बंद किया गया था उसका अधिग्रहण किस बैंक के द्वारा किया गया, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सिटीजन बैंक। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सिटीजन बैंक। तो आपका यहाँ पर आंसर हो गया सी, फर्स्ट सिटीजन बैंक।
which recently closed Silicon Valley Bank shall be acquired by which of the following bank in USA? Your answer must be First Citizen Bank. First Citizen Bank. चलिए तो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखो पशु पक्षी और वन प्राणी, हम आप सब हम जीव हैं। बस अंतर इतना ही है कि हमारे अंदर सोचने समझने की ताकत है, उनके अंदर सोचने समझने की ताकत नहीं है। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो ऊपर वाले ने आपके अंदर फीलिंग भर दी, उस फीलिंग का क्या करोगे। अभी भारत में एक ऐसा ही प्रकरण आया कि एक सारस पक्षी को एक परिवार ने, जो उनके खेत में पड़ा हुआ था, उसके जो है पैर में चोट थी, वह बहुत बुरी तरह घायल था, उड़ नहीं पा रहा था। उस परिवार ने क्या किया, उस सारस पक्षी को लाया और लाने के बाद उन्होंने उसका इलाज किया, उसको खिलाया पिलाया, उसको परिवार की तरह पालने लग गए। इसके बाद वह जो सारस पक्षी है उसके बारे में वन विभाग के कर्मचारियों को जानकारी मिली, और चूंकि सारस उस राज्य का राजकीय पक्षी है, इसलिए वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि हम इस पक्षी को नहीं छोड़ सकते, और वो फिर लेकर के आ गए उसको जंगल में। और यहाँ पर एक न्यूज़ आई कि वह जो पक्षी था वो भाग करके फिर चला आया उसी घर में, क्योंकि प्रेम का भूखा तो इंसान हो ना हो, लेकिन प्रेम के भूखे जीव जंतु जानवर जरूर होते हैं। और फिर भाग कर आ गया, और इसके बाद इस पर काफ़ी लोगों ने ट्वीट रिट्वीट किया, काफ़ी जो मीडिया में ये खबर फैल गई। तो आज की जो आपका जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मैंने आपको यहीं से बनाया है। मैं पहले आपको इसकी कहानी बता दूं। देखिए, एक मोहम्मद आरिफ नाम का एक व्यक्ति जो अपने खेतों में काम कर रहा था, और उसी समय उसको एक सारस पक्षी मिल गया, और वो सारस पक्षी को लेकर के वो अपने घर पे उसकी देखभाल की, और उस सारस पक्षी को उससे बड़ा लगाव हो गया। और कहते हैं जहाँ जहाँ जाता था वो सारस पक्षी उसके साथ जाता था, लेकिन वन अधिकारियों ने उससे उस सारस पक्षी को जो है लेकर के चले गए। तो ये जो घटना है आपके उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले का है। उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले में एक गांव है जिसका नाम है मंडखा गांव। उसी मंडखा गांव में जो समस्तपुर पक्षी बिहार है, वहां से भाग करके एक सारस पक्षी आया था, और हालांकि उसको फिर से रिलोकेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में सारस तथा बारहसिंघा के लिए विशेष पार्क विकसित किए जाएंगे। अब आपके पास 4 विकल्प है। अब मैं समझता हूँ कि आप इसका आंसर दे दोगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया स्पेशल पार्क शैल बी डेवलप्ड फॉर क्रेन्स एंड स्वाम्प डियर? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड और डी राजस्थान। मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन 27 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा किया कि यह जो प्रकरण चल रहा है, चूंकि सारस जो है यह यहाँ का एक राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए हम यहाँ पार्क डेवलप करेंगे जहाँ पर उनको अधिक से सुरक्षा दी जा सके और उनके खाने पीने के लिए सही बंदोबस्त किया जा सके। तो यहाँ बताना मैं चाहूँगा कि सारस के साथ साथ जो बारहसिंघा है, इन दोनों के लिए विशेष पार्क विकसित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य में, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए, चूंकि ये मीडिया में रहा, परीक्षा के लिए एक बहुत ही उत्तर प्रदेश के खासकर परीक्षाएं जैसे आपका यूपी कांस्टेबल परीक्षा वगैरह होनी है, वहाँ के लिए एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आपसे। निम्नलिखित भारत के किस राज्य में सारस पर सिंघा के लिए विशेष पार्क विकसित किए जाएंगे? उत्तर प्रदेश। ये आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस पशु पक्षी के लिए विशेष पार्क विकसित किए जाने की योजना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सारस पक्षी और बारहसिंघा जानवर। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है कि अभी हाल में भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी या खिलाड़ियों को A+ ग्रुप में शामिल कर लिया गया है? हु ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट प्लेयर या और प्लेयर्स have been inducted in Group A by the BCCI? जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसने क्या किया, भारत के अभी खिलाड़ियों को ग्रुप A+ में शामिल किया है। आपको इसका विकल्प बताना। मैं इसको अभी आपको इस पर कोई आपको मैं हिंट नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग खिलाड़ी लोग हो और आप लोग खेल से बहुत संबंधित हो, इसलिए आप इसका आंसर जरूर दे दोगे। तो 4 विकल्प यहाँ पर है। ए है रामचंद्र अश्विन, बी है रविंद्र जडेजा, सी अक्षर पटेल और डी है BNC। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली द BCCI हैज अनाउंस्ड टू इंडक्ट
प्लेयर्स इन द लिस्ट ऑफ ए प्लस, हु आर दीज प्लेयर्स, इन प्लेयरों के आपको नाम बताना है। तो आप उनके नाम जो है कमेंट बॉक्स पे टाइप करो। देखो मैं बता दूं कि जो बीसीसीआई है वो क्या करती है कि वो प्लेयर का ग्रुप बनाती है डिमांड के आधार पर। तो इसमें ग्रुप जो है ए है, ग्रुप जो है ए प्लस है, ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी एलिट क्लास में आ जाते हैं, जो खिलाड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, जिनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो प्रत्येक वर्ष खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाता है और डिमोट किया जाता है। तो ए प्लस में जो खिलाड़ी रहते हैं उनको बीसीसीआई के द्वारा 7 करोड़ रुपए जो है वो सालाना दिया जाता है। और जो खिलाड़ी ए प्लस में होते हैं 7 करोड़, और जो ए में होते हैं उनको दिया जाता है 5 करोड़ रुपया। जो आपके बी में होते हैं उनको दिया जाता है 3 करोड़ रुपया, और जो सी में होते हैं उनको दिया जाता है 1 करोड़ रुपया। और इस तरीके से खिलाड़ियों को बीसीसीआई क्या करती है, उनको अपने पास रखती है, और ताकि वो किसी और से कोई अनुबंध ना करे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भारत के कुछ जो खिलाड़ी हैं, जैसे कि आपका भारत के कप्तान रोहित शर्मा जी, वो ए प्लस में है, मतलब उनको 7 करोड़ रुपए का अनुबंध होता है बीसीसीआई से। इसी प्रकार से आपको विराट कोहली जी हैं नंबर 2, जसप्रीत बुमराह हैं नंबर 3, हालांकि वो घायल चल रहे हैं लेकिन फिर भी उनको डिमोट नहीं किया, नंबर 3। और 2 खिलाड़ियों को और इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया है। उन खिलाड़ियों के नाम आपको बताने हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट आपने टाइप कर लिया होगा, और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि आप लोग सही कमेंट टाइप किया है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। अभी हाल फिलहाल में जो क्रिकेट के खेल हुए हैं इसमें रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस जो है बहुत शानदार रहा, और अक्षर पटेल का भी बहुत शानदार है। तो इन दोनों के प्रदर्शन को देखते हुए जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसने रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों को ए प्लस ग्रुप में शामिल कर लिया है, दोनों को ए प्लस ग्रुप में शामिल कर लिया है। जबकि तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर आंसर इसका हो गया डी, आंसर हो गया डी। और आपके लिए बताना मैं चाहूंगा कि जो खिलाड़ी ए प्लस में होते हैं उनको जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पैसा अनुबंध करती है वह होता है 7 CR का। भारत के 5 खिलाड़ियों को इस ग्रुप में शामिल किया गया है। एक रोहित शर्मा है, दूसरे विराट कोहली है, तीसरे जसप्रीत बुमराह है, और 2 अभी खिलाड़ी शामिल किए गए, एक आपके रविंद्र जडेजा हो गए और दूसरा हो गया अक्षर पटेल। जो एक ग्रुप में होते हैं जैसे कि आपको अश्विन रामचंद्रन है या रामचंद्र अश्विन है, और इसी तरीके से आपके जो आपके केएल राहुल हैं, इन सबको जो है ग्रुप ए में शामिल किया गया है। तो इनके साथ में 5 करोड़ का अनुबंध है आपके बीसीसीआई का। जो खिलाड़ी बी ग्रुप में है इनके साथ में 3 करोड़ का यह अनुबंध रहता है, और जो सी ग्रुप में है इनके साथ में 1 करोड़ का अनुबंध करती है आपकी बीसीसीआई। तो यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको मिल गया कि अभी हाल में रिसेंटली which of the following प्लेयर और प्लेयर्स हैव बीन इंडक्टेड इन ग्रुप ए, ये ग्रुप ए में शामिल किसे किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, मतलब आपका आंसर हो गया डी, आपका विकल्प जो है यहाँ पे सही विकल्प है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस देश ने असामाजिक कार्य करने पर पुलिस को अधिकार दिया है कि वह लोगों को तुरंत दंडित कर सके? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज एम्पावर्ड द पुलिस टू पनिश द पर्सन इन्वॉल्व इन अनसोशल एक्टिविटीज? चलिए, ए है फ्रांस, बी है यूनाइटेड किंगडम, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, और डी है कनाडा। आप कौन से आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए, असामाजिक कार्य का मतलब यह होता है कि हर इंसान को जब वो बाहर निकले तो उसको यह फीलिंग होनी चाहिए, उसको यह अनुभव होना चाहिए कि वो अपने घर में ही है। और इसीलिए हम लोगों ने राज्य बनाए, देश बनाया, व्यवस्थाएं बनाई, क्योंकि हर ईच एंड एवरी पर्सन शुड फील दैट ही इज कंप्लीटली सेफ।
लेकिन आप क्या करोगे, देयर आर सम अनसोशल एलिमेंट्स, कुछ असामाजिक लोग होते हैं जो हमारी बनाई गई व्यवस्था को तार तार करने पर आमदा होते हैं। अब ऐसे लोगों को यह बड़ी ही निश्चिंता रहती है कि अगर पुलिस ने मुझे देख भी लिया, समझ भी लिया, तो हम इतने रसूख वाले लोग हैं, हम इतने दबंग लोग हैं कि हम आराम से न्यायपालिका के माध्यम से अपना बेल लेकर के बच जाएंगे, और इस प्रकार से उनको तुरंत त्वरित का, इमीडिएट का जो है वो भय या फियर नहीं होता। अभी यूरोप के एक देश ने, मैं आपको थोड़ा सा कम देता हूँ, आपको गेस कर लीजिए, यूरोप के इस देश ने वहाँ के प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव के माध्यम से एक बात आई कि जो असामाजिक लोग असुरक्षा का महसूस करते हैं, दैट इज ए वेरी ग्रेव इनसिक्योरिटी फील बाय एनी पर्सन इन द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी देश में कोई व्यक्ति असामाजिक रूप से अगर असुरक्षित महसूस करता है तो यह जो है सबसे बड़ी असुरक्षा है, और हमें ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि ऋषि सुनक साहब जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वहाँ के पुलिस को ये अधिकार दिलवाया एक नियम के माध्यम से कि जो अमेरिका के जो यूनाइटेड किंगडम की पुलिस है, उस पुलिस को अधिकार होगा कि अगर कोई व्यक्ति असामाजिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति को तुरंत वहाँ पे दंडित कर सकते हैं। और दंडी में जैसे कि उनसे सफाई करवाना, जैसे कि पुलिस की गाड़ी धुलवाना, जैसे कि उनसे किसी पार्क की सफाई करवा लेना, इस प्रकार के कार्य उनको दिए जाएंगे, जिससे कि उनका जो मनोबल है वो मनोबल टूटेगा। और यदि वह कोई ग्रेव इनजस्टिस में इन्वॉल्व होते हैं, यदि कोई बड़ा उनसे कुकृत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको पुलिस जो है क्या करेगी, वह ला करके लाएगी और उनको जो है फिर वो कोर्ट में कार्रवाई चलेगी। क्योंकि बताना मैं चाहता हूँ कि देखिए, किसी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार जो है पुलिस के पास नहीं होता, यह न्यायपालिका के पास है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, भारत में भी ऐसे नियम बनने चाहिए कि असामाजिक रूप से अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, वो किसी भी कमज़ोर या किसी भी ऐसे लोगों को जो वल्नरेबल हैं उनको यदि सताने काम करता है, तो ऐसे भी लोगों को दंडित करने के लिए इमीडिएटली पुलिस के पास अधिकार होना चाहिए। लेकिन देखो, यही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर हम अपने पुलिस प्रशासन में जो भी लोग लाएं, वैसे लोग लाएं जो न्यायप्रिय लोग हों। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होने वाला, नियम का दुरुपयोग को रोकने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। चलिए हम लोग अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है कि किस मंदिर को 140 वर्ष पश्चात जनता के दर्शन के लिए खोल दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल हैज बीन रिसेंटली ओपन्ड फॉर द पब्लिक आफ्टर 140 ईयर्स? ए है पंच कल्याणक, बी है सिरसा माता, सी है कल्याणी मंदिर, और डी इनमें से कोई भी नहीं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं इसके बारे में बता दूं। देखिए, मैं बताऊं कि भारत मंदिरों का देश है। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जितने आपको मिलेंगे, दुनिया में आपको इतने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ऐसे हैं जिनको कुछ समय से बंद रखा गया है, और उस बंद करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो भारत का देखिए एक मंदिर जिसको 140 वर्षों से जिसके कुछ भागों को बंद रखा गया था, लेकिन अभी जनता के लिए उसको खोल दिया गया। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अगर मैं थोड़ा हिंट दे दूँ तो आप इस मंदिर का नाम बता दोगे। और यह मंदिर जो है आपके राजस्थान राज्य के जयपुर के पास जो अजमेर है, वो अजमेर वो मंदिर है, और यह जैनों का मंदिर है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसका सही आंसर टाइप कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ए, मतलब पंच कल्याणक मंदिर। किस मंदिर को 140 वर्ष के पश्चात जनता के दर्शन के लिए खोल दिया गया? तो यहाँ पर इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ए मतलब पंच कल्याणक मंदिर, पंच कल्याणक मंदिर, पंच कल्याणक मंदिर। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, यह जो पंच कल्याणक आपका ये जो पंच कल्याणक मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जो है 1864 में आरंभ किया, 1865 में बनवाया था मूलचंद आपके चंद्र नहीं हूं, तो इसको इसे दो भाइयों ने मूलचंद और नेमिक चंद्र आपके सानी ने इसको बनाया। मूलचंद
और इन चंद्र आपको सैनी बल्कि सैनी, मूल चंद्र और नेमी चंद्र सैनी बनाया, इसलिए इसका नाम भी, इस मंदिर का एक और नाम है और वह नाम है सैनी का सायण। तो यह सैनी का जो सायण है, सैनी का जो यह सायण है, इसको बनवाया आपको मूलचंद और नेमीचंद ने। इसका नाम, चूंकि इस का संबंध जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी से है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव जी हैं, उनको ये समर्पित मंदिर है और उनके साथ में जुड़ा हुआ पंच कल्याणक नाम की घटना, और यही कारण है कि इस मंदिर को पंच कल्याणक मंदिर भी कहा जाता है। तो 1865 में यह मंदिर बन करके आपका तैयार हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ कि 1800 में इसके अंदर जो है यह कम से कम 100 किलो सोना के इसमें पॉलिश के माध्यम से इसके ऊपर परत चढ़ाई गई है, और परत के माध्यम से वहाँ पर एक इंद्रप्रस्थ जो नगरी बनाई गई है, जो सोने की बनी हुई थी, वो इंद्रप्रस्थ नगरी जो है पूरी तरीके से वहाँ पर बनी हुई है। सोने का वहाँ पर इसको बनाया गया है। और वह आपका वो जो भार था, वह भार जनता के लिए 140 वर्षों से बंद था, जिसको अभी अभी जो है मैं बताना चाहूँगा 1895 से इसको बंद कर दिया गया था, और अभी भी अब इसको जो है जनता के लिए इसको खोल दिया गया। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि किस मंदिर को 140 वर्ष के पश्चात जनता के दर्शन के लिए खोल दिया गया है? आंसर हो जाएगा पंच कल्याणक मंदिर, जिसको सैनी का सायण भी कहते हैं। और ये मंदिर है कहाँ पर? तो यह मंदिर है आपका राजस्थान के अजमेर में। तो राजस्थान के अजमेर में स्थित जो जैनों का मंदिर है, इसका नाम है पंच कल्याणक या सैनी का सायण, जिसको मूलचंद नेमीचंद सैनी सोनी ने बनाया था। तो इस कारण तो मूलचंद और नेमीचंद सैनी बनाया था, इसका इसको सैनी का सायण भी कहते हैं। तो यह मंदिर जो है जनता के लिए अभी इसको खोल दिया गया है। तो देखो, आज बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ मेरे पास थी नहीं, मैंने काफ़ी पेपर खंगाला लेकिन मिल नहीं पाया, तो जो भी मिला तो मैंने आपकी परीक्षा के हिसाब से उसको बना दिया। ठीक है, कल हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। फिर जाते आते क्लास में एक बार मैं चाहूँगा कि आप अपने नेत्रों को बंद करके और एक बार ईश्वर का ध्यान कर लें। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।